AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका पुराना नाम क्या था? हाँ हाँ करेक्ट, और एक पुराना नाम क्या था? फिक्स एसेट। सो अभी वो नाम नहीं है, गायब है वो, अभी क्या बोलना है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सो इसमें पहले आपको डेफिनेशन सीखना है, देन व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, मतलब कब रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना। सो हमें पता चल गया कि ये फर्नीचर इज पीपी, फर्नीचर जो है वो डेफिनेशन के सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मतलब वो पीपी हो गया। तो वो रिकॉर्ड कब करना है? बुक्स में। ओके, एंड कब रिकॉर्ड करना है एंड एट व्हाट अमाउंट। सो इनिशियल कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट, इसमें से पीपी में कौन सी जाएगी? इनिशियल कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट कहाँ पर जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। करेक्ट। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, what is included in element of cost, measurement of cost। ओके, सो रिकॉग्नाइज करते वक्त मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त एट कॉस्ट पे दिखाएंगे हम। सो जैसे इन्वेंट्री एसेट है, उसमें हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट मतलब क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट, ये तीनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आती है। वैसे ही पीपी की कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो हमें देखना है। ये हुआ मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, बाद में आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो, करेक्ट। सो वो हो गया मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। तो उसमें दो मॉडल्स है, एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर डेप्रीसिएशन करते हो, सो डेप्रीसिएशन के लिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। सो इसलिए वो क्या हो रहा था? स्टैंडर्ड छोटा था फिर। तो अभी डेप्रीसिएशन के प्रोविजंस भी AS10 में ही डाल दिए। सो AS6 डिलीटेड है। सो आप अगर देखते हो 1 2 3 4 5, 6 नहीं है, 7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला, 8 अगेन डिलीटेड है, AS8। तो AS8 रिसर्च रिलेटेड था, तो वो रिसर्च रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स AS26 में डाल दिया है। सो जो 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें से कौन कौन से डिलीटेड है? 6 and 8। ओके, सो इसलिए 6 डिलीट करके डेप्रीसिएशन के प्रोविजंस भी इधर ही आए। डेप्रीसिएशन में आपको डेप्रीसिएबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, यूजफुल लाइफ फाइंड आउट करना है, एंड डेप्रीसिएशन मेथड। सो डेप्रीसिएबल अमाउंट मतलब ऐसी अमाउंट जो डेप्रीसिएट हो जाएगी, मतलब कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू जो अमाउंट आएगी, दैट इज डेप्रीसिएबल अमाउंट। मैंने कॉस्ट 1 लाख पे एसेट खरीदा है, मुझे लगता है 10 साल के बाद इससे हमें 5,000 रुपये मिल जाएंगे अगर हमने सेल किया तो 1 लाख माइनस 5,000 इज 95,000 इज डेप्रीसिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रीसिएशन के मेथड फाउंडेशन अकाउंट से याद होगा, स्ट्रेट लाइन WD। हाँ, रिटायरमेंट इन केस ऑफ पीपी, जैसे लोग रिटायर होते 60 अबव, वैसे पीपी भी रिटायर हो जाता है, मतलब अभी वो कुछ काम का नहीं रहा। ओके, सो रिटायर कब करना है पीपी को? देन डी रिकॉग्निशन एस्पेक्ट्स, रिकॉग्निशन मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना, तो डी रिकॉग्निशन मतलब बुक से हटाना, एंड देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हर एक स्टैंडर्ड का एंड का बुलेट क्या होगा? डिस्क्लोजर। सो इंट्रोडक्शन में दिया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपी। सो वही उन्होंने, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपी, help the users of financial statement to understand the information about investment in PP and changes in such investment। so in PP का स्टैंडर्ड जो है उससे यूजर्स को क्या हेल्प होगा? तो यूजर्स को हेल्प ये होगा कि बिजनेस एंटिटी ने पीपी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिक्स एसेट इनके पास कितने हैं, एंड उस इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग पीपी आर, फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, कब रिकॉग्नाइज करना है, एट व्हाट टाइम, कब मतलब एट व्हाट टाइम, क्या क्या रिकॉग्नाइज करते वक्त क्या क्या इंक्लूड करना है कॉस्ट में। सो ये सब रूल्स डिसाइडेड है, तो सब लोग सेम ही रूल फॉलो करेंगे। ये रूल्स ही नहीं है तो इसने ट्रैवलिंग कॉस्ट मतलब फ्रेट कॉस्ट ऐड किया,
इसने नहीं किया, इसने डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया, उसने नहीं किया, क्योंकि रूल्स ही कुछ नहीं है, हम हमारे ही रूल्स बना रहे हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स लगेंगे, इसलिए AS10 इम्पॉर्टेंट है। सो AS10 ने बताया कि ये PPA में ऐड करना है तो ऐड करना है, ये एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड। सो रिकॉग्निशन ऑफ PPE, डिटरमाइनिंग ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। सो कैरिंग अमाउंट मतलब ऐसी अमाउंट एट विच PPE इज कैरिड इन द बैलेंस शीट। सो एट विच अमाउंट कैरी करते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, द अमाउंट विल बी कैरिंग अमाउंट। देन डेप्रीसिएशन चार्ज कैसे करना है, SLM लगाऊं या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जाऊं। सो वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा रूल्स, उस हिसाब से क्या करना है आपको फॉलो करना है, तो ये सबका सेम आ जाएगा। देन इम्पेयरमेंट लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू देम। इम्पेयरमेंट लॉस मतलब क्या, बुक वैल्यू मतलब ही कैरिंग वैल्यू, मतलब ही कॉस्टलेस डेप्रीसिएशन। सो ये बुक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख का एसेट था, उसको डेप्रीसिएट करते करते आज उसकी कॉस्ट आ गई 60,000, कॉस्ट नहीं WDV। सो बुक वैल्यू 60,000 है, बट आप उसको मार्केट में लेके जाते हो तो आपको समझता है कि इसको 40,000 के ऊपर कोई नहीं पैसे दे रहा है इस एसेट के लिए, तो उसकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज कितनी है 40,000। सो बट आपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया है 60,000 को, तो एक्चुअल उसकी 60,000 वैल्यू है ही नहीं। सो जो डिफरेंस है 20,000 का, दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। एंड उसके लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड है करेक्ट AS28 impairment loss. Then scope of the standard as a general principles, AS10 should be applied in accounting for PPE exception when another accounting standard requires or permits a different accounting treatment. So generally PPE जब बोलेंगे तब AS10 ही लगेगा, बट अदर स्टैंडर्ड है तो वो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है AS19 ऑन लीजेस। सो लीजेस मतलब रेंट पे, किराए पे लेना। लीजेस रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू इवैल्यूएट इट्स रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ लीज्ड PPE on the basis of transfer of risk and rewards. However, it may be noted that in such cases, other aspects of the accounting treatment for these assets including depreciation are prescribed by this standard. So, AS19 के हिसाब से क्या होगा एंड AS10 के हिसाब से क्या होगा। सो अगर कौन सा एसेट आपने लीज पे लिया है तो वो एसेट कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स के लिए AS19 लगेगा, बट उस एसेट के ऊपर के डेप्रीसिएशन के लिए AS10 लगेगा। अगर आपने वो एसेट खरीदा है, परचेस किया है, तो पूरा AS10 ही लगेगा ना एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स भी AS10 के, डेप्रिसिएशन भी AS10 का। बट लीजेस पे लिया है तो स्पेसिफिक लीजेस का एक स्टैंडर्ड है, लीज पे लिया है तो रिकॉग्निशन के लिए वो लगेगा, बट डेप्रिसिएशन के लिए AS10। अभी AS10 is not applicable to biological assets other than bearer plants related to agricultural activity. So biological assets के लिए AS10 applicable नहीं है, but bearer plants के लिए AS10 applicable है। इधर नोट दिया है AS10 applies to bearer plants but it does not apply to the produce on bearer plants. So bearer plants मतलब हम मैंगो वाले हैं, मैंगो सेल्फ, मैंगो वेंडर्स है हम। ओके, सो पुणे में देसाई बंधु फेमस है अम्बे। ओके, कोकण का मैंगो तुम्हें पता होगा। तो अगर आप मैंगो के वेंडर्स हो, आपका मैंगो ट्रीज का आप फार्मर हो मैंगोज के, सो आपके पास जो प्लांट्स है आपके फार्म में, उसको मैंगोज लगे हुए हैं, तो आप उसको बेरर प्लांट बोलोगे। तो वो बेरर प्लांट आपका PPE है, वही एसेट है ना आपका, तो उसको AS10 एप्लीकेबल है। बट उस पे जो प्रोड्यूस है डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बेरर प्लांट्स।
सो प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल मैंगोज, तो वो AS2 है ना, क्योंकि वो इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री से उसको एक्सक्लूड किया है, याद होगा आपको, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो हो जाता है AS41, इंडेस 41। AS तो है ही नहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। सो वो बेरर प्लांट वो एसेट है, बट उसके ऊपर जो मैंगोज लगे हुए हैं वो नहीं है, हाँ एसेट्स नहीं है। सो बायोलॉजिकल एसेट्स, बाकी बायोलॉजिकल एसेट्स आपको पता है, मतलब लाइफ स्टॉक, उसके लिए AS10 एप्लीकेबल नहीं है, AS2 भी एप्लीकेबल नहीं है। एंड दूसरा वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, expenditure on the exploration for and extraction of minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources, तो ये भी वेस्टिंग एसेट जो है उसको भी AS10 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो मिनरल ऑयल का वगैरह एक्सट्रैक्शन है, तो मिनरल्स हम ये ओन नहीं करते, कोई एक ओनर नहीं होता है, मिनरल राइट्स मिलते हैं। मिनरल राइट्स मिलना मतलब एक्सट्रैक्शन करने के लिए कुछ पीरियड के लिए आपको लीज पे दिया जाता है वो माइन, आप माइन के ओनर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को AS10 एप्लीकेबल नहीं है। क्लैरिफिकेशन, AS10 अप्लाइज टू PP यूज टू डेवलप और मेंटेन द एसेट डिस्क्राइब अबाउ। सो मुझे मिनरल राइट्स मिले हैं, सो मुझे एक्सट्रैक्शन करना है वहां पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। सो एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी, फॉर एग्जांपल JCB यूज कर रहे हैं हम, तो वो JCB को AS10 एप्लीकेबल होगा क्या? नो, क्लैरिफिकेशन में पढ़ो पहला क्या दिया है, ओके। सो एक्सट्रैक्शन करना मतलब ही डेवलप कर रहे हैं ना वो हम, तो JCB के लिए AS10 एप्लीकेबल होगा, बट जो मिनरल माइन आपने लिया है लीज पे, उसको AS10 नहीं है। एंड सेकेंड क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब आप CA बन गए और आपने बहुत पैसे कमाए, फिर आपने प्रॉपर्टी परचेस की, बंगलो, फ्लैट, कमर्शियल प्लॉट, कुछ भी प्रॉपर्टी, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस की है, तो वो क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लोगे, CA बनने के बाद पहले तो आप खुद का ऑफिस करोगे, खुद का घर, और ये सब करने के बाद भी पैसा बढ़ा हुआ है, तो फिर मैं और एक घर ले रहा हूँ, बट वो वहां पर मैं नहीं रहता हूँ, वो मैंने किराए पे दिया है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जिस घर में आप रहते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो नेसेसिटी है ना आपकी घर बनाना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझा आपको, ओनली इन्वेस्टमेंट इज AS30, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, मतलब कौन कौन से, बंगलो, फ्लैट, प्लॉट, ये वो, ठीक है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग करना है, उसके लिए सिर्फ कॉस्ट मॉडल यूज होगा। अभी एक्चुअली ये जो क्लैरिफिकेशन इधर क्यों दिया है पता ही नहीं, कि पहले तो कॉस्ट मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल सिखाओ एंड उसके नीचे ये क्लैरिफिकेशन दो ना, तो अभी तक कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं सीखा, एंड डायरेक्टली हम सीख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उनको सिर्फ क्या लगता है, कॉस्ट मॉडल लगता है, उनको रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता है, ओके। तो डेफिनेशन आ गई पीपीई की, देयर आर 2 conditions to be satisfied for a tangible item to be called PPE. So PPE are tangible items that are held for use in the production, supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose, expected to be used for more than 12 months. So ये दोनों conditions satisfy करना है, either or both. So PPE for use in production
ये सो डेफिनेशन समझ में आ गया. सो दोनों एक साथ करना है. एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड वर्ड यूज करना जरूरी है या डायरेक्टली यूज फॉर मोर देन 12 मंथ? एक्सपेक्टेड टू बी यूज. इंटेंजिबल आइटम्स आर कवर्ड अंडर AS 26. सो यहाँ पर सिर्फ टेंजिबल कवर होंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज हैज बीन यूज्ड इन वाइडर सेंस टू इंक्लूड ऑल बिजनेस पर्पजेज. दस PPE वुड इंक्लूड एसेट्स यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, personnel and other functions of an enterprise. Items of PPE may also be acquired for safety or government or environmental reasons. So the acquisition of such PPE, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of PPE, may be necessary for an enterprise to obtain the future economic benefits from its other assets. सो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा PPE यूज होगा? जैसे कि टीवी लगाया, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट की, तो वो PPE यूज्ड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. PPE यूज्ड फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. नहीं, मुझे एग्जांपल्स दो PPE का. जैसे मैंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट लगाई, तो वो टीवी में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि उस पर एडवर्टाइजमेंट चलानी है. तो वैसे PPE फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या होगा? टेंजिबल चाहिए. हाँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल. बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो टैली वगैरह है वो किस पे लगता है? उसके लिए क्या लैपटॉप वगैरह. ओके, सो सब मैं उस पर ही काम करूंगी ना, फाइनेंस अकाउंटिंग का वगैरह. देन पर्सोनल एंड अदर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज, उसके लिए भी लैपटॉप वगैरह लगेगा. अदर फंक्शंस जैसे फिर AC वगैरह आ गया उसमें, फर्नीचर वगैरह. सो एंड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस, हाँ. सो PPE का एग्जाम्पल फॉर एनवायरमेंटल रीजन, पॉल्यूशन, टावर पॉल्यूशन. हाँ, करेक्ट करेक्ट. एंड कुछ एज पर लॉ भी कंपल्सरी होता है कुछ एसेट्स. करेक्ट. सो these assets may not give you increase in economic benefits, but they are required to give economic benefits from other assets. ठीक है. सो सच आइटम्स. सो मैंने लैपटॉप परचेस किया इसलिए मेरा रेवेन्यू बढ़ गया क्या? नहीं, बट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करना इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए लैपटॉप लगेगा. तो इससे डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा अदर, बट वो मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करने के बाद मुझे जो कंक्लूजन्स मिलेंगे उससे मैं डिसीजंस लूंगे एंड देन रेवेन्यू बढ़ेगा. सो सच आइटम्स ऑफ PPE क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एसेट्स because they enable an enterprise to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. So for example देखो ये इस पैराग्राफ का, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals. Related plant enhancements are recognized as an asset because without them the enterprise is unable to manufacture and sell chemicals. So ये न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेसेस हमने क्यों इंस्टॉल किए? क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, वी आर complying the environmental requirements for production and storage. So वो एसेट क्या हो गया? PPE हो गया. Because without them the enterprise is unable to manufacture and sell chemicals. So वो chemicals आपको प्रोड्यूस करने हैं तो कंपल्सरी वो आपको प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे. The resulting carrying amount of such an asset
and related assets is reviewed for impairment in accordance with AS 28, impairment of assets. So other definition, so biological asset, an accounting standard on agriculture is under formulation. तो इंडेस 41 का कॉपी पेस्ट करना उनका बाकी है, से वो बोल रहे इसलिए एस नहीं आया. विच विल इंटर एलिया कवर अकाउंटिंग फॉर लाइवस्टॉक till the time the accounting standard on agriculture is issued. Accounting for livestock meeting the definition of PPE will be covered as per AS 10. जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक AS 10 ही एप्लीकेबल होगा बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए. बायोलॉजिकल एसेट्स में प्लांट एंड लिविंग एनिमल आ रहा है. सो प्लांट मतलब AS 10 applies to bearer plants. AS 10 does not apply if the definition of PPE not met लिविंग एनिमल के लिए. बट लिविंग एनिमल AS 10 की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है. कौन सी डेफिनेशन थी वो? टैंजिबल आइटम है लिविंग एनिमल, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 months. ये डेफिनेशन लिविंग एनिमल ने किसी ने सेटिस्फाई की तो वो पीपी हो जाएगा. नाउ बेरर प्लांट के लिए AS 10 एप्लीकेबल है. सो बेरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड in the production or supply of agricultural produce, is expected to bear produce for more than a period of 12 months and has a remote likelihood of being sold as a agricultural produce except for incidental scrap sale. So वो खुद as a agricultural produce sale नहीं होता है. Okay, has a remote likelihood of being sold as एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. सो जो मैंगो ट्रीज है वो नहीं आप सेल करोगे. मैंगो सेल कर रहे हो, आपने ट्री सेल कर दी तो फिर आगे के मैंगोज कहाँ पर आएंगे? एक्सेप्ट कहाँ पर? इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स. ओके, कुछ ट्रीज खराब हो गए इसलिए आपने कट करके सेल कर दिए तो वो एक्सेप्शन अलाउड है. सो नोट, व्हेन बेरर प्लांट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड टू बेयर प्रोड्यूस दे माइट बी कट डाउन एंड सोल्ड एज scrap. For example, use as firewood. Such incidental scrap cells would not prevent the plant from satisfying the definition of bearer plant. So what are not bearer plants? Plants cultivated to be harvested as a agricultural produce. Trees grown for use as lumber. ओके, सो लंबर के लिए मैं ट्रीज ग्रो कर रही हूँ तो मेरा ट्रीज ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ, वो पीपी बेरर प्लांट नहीं है. वो प्लांट्स कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस व्हेन देयर इज मोर देन अ रिमोट लाइक्लीहुड दैट द एंटिटी विल also harvest and sell the plant as agricultural produce other than as incidental scrap sale. So trees which are cultivated both for their fruit and for their lumber, ये भी bearer plant नहीं है. and annual crops जैसे कि maize and wheat. ओके, मेज, वीट, राइस, कुछ भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल. जो एनुअल क्रॉप्स होते हैं तो वो भी बेरर प्लांट्स नहीं है. ओके, मतलब आप जो खाने के लिए जो जो लगता है, मेज, वीट, राइस, दाल, ये सब से जो आता है ये सब एनुअल क्रॉप्स लिए जाते हैं ना. शुगर केन, तो वही हम डायरेक्टली शुगर केन ही सेल कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एनुअल क्रॉप में जाएगा, वो बेरर प्लांट नहीं है. ओके, पोटैटोज, ओनियंस, ये सब एनुअल क्रॉप्स में गए. सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट ऑफ द एंटरप्राइज. हार्वेस्टेड प्रोडक्ट हमारे एग्जाम्पल में मैंगो था. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल or for conversion into agricultural produce or into additional biological assets. So agricultural activities management by enterprise वही दिया है, of biological transformation and harvest of biological assets for sale for conversion into agricultural produce into additional biological assets. ओके, सो ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड अभी तक इधर है. एक बार एग्रीकल्चर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद ये स्टैंडर्ड छोटा हो जाएगा.
नाउ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बीच में एंड है या और है? मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है। इट इज प्रोबेबल दैट future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. Notes, it may be appropriate to aggregate individually insignificant items such as molds, tools and dies and to apply the criteria to the aggregate value. So छोटे छोटे insignificant items के लिए आप combine कर सकते हो. An enterprise may decide to expense an item which could otherwise have been included as PP because the amount of expenditure is not material. So for example, calculator आप more than 12 months के लिए use करते हो, still you expense it out ना, because the amount is not material. Okay, आपने asset में देखा है क्या कभी calculator? वो printing stationery में हम डाल देते हैं. So example देखो, capitalizing the cost of remodeling a supermarket. Entity A supermarket chain, is renovating one of its major stores. The store will have more available space for in-store promotion outlets after the renovation and will include a restaurant also. So management is preparing the budget for the year after the store reopens, which include the cost of remodeling and the expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovations, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. So क्या लगता है? हाँ, correct. So the expenditure in remodeling the store will create future economic benefits in the form of 15% of increase in sales and the cost of remodeling can be measured reliably, क्योंकि दोनों condition satisfy करने थे ना. Cost can be measured reliably and it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise. Associated with tangible item ना, क्योंकि PP tangible item है. So therefore it should be capitalized. Now treatment of spare parts, standby equipment and servicing equipment. Case 1, case 2. If they meet the definition of PP as per AS10, recognized as PP as per AS10. If they do not meet the definition of PP as per AS10, such items are classified as inventory as per AS2. Easy है. Then when do we apply the above criteria for recognition? An enterprise evaluates under this recognition principle all its costs on PP at the time they are incurred. So cost incurred situation 1 initially, situation 2 subsequently. So situation 1 क्या है? Initially, cost incurred initially to acquire और खुद से बना रहे हम और construct an item of PP. And cost incurred subsequently to add or to replace of or service it, मतलब maintenance. Subsequent cost क्या क्या हो सकते हैं? हम कुछ add कर रहे हैं, कुछ replace कर रहे हैं या उसका maintenance कर रहे हैं. So measurement of PP, measurement at recognition, मतलब initially record करना. So cost model. So first time record करते वक्त cost पे ही record करना है and subsequently record करते वक्त after recognition दो options है आपके पास, cost model है revaluation model. इधर वो clarification चाहिए था. For investment property only cost model is allowed for measurement after recognition measurement. Now initial recognition में क्या क्या आता है? कॉस्ट मॉडल ही आता है ना सिर्फ. एन आइटम ऑफ पीपी दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? सो कॉस्ट के एलिमेंट्स दिए हैं, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है. सो मुझे बताओ
ये कब क्वालिफाई होता है फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट? हाँ, करेक्ट, correct. If definition of PP is fulfilled, then it is recognized. Okay, and then it is measured at cost. So cost में आता है purchase price, any directly attributable cost, then decommissioning, restoration and similar liabilities. So इन तीनों का explanation हम नीचे देखने वाले हैं. Exclusions में cost of opening a new facility or business such as inauguration cost. आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आपने ऑफिस का ओपनिंग कर रहे हो, ग्रैंड ओपनिंग है आपके ऑफिस का, तो वो जो इनॉग्रेशन कॉस्ट आपने लगाई वो एसेट में ऐड नहीं होगी, क्योंकि इनॉग्रेशन इज नॉट नेसेसरी. विदाउट इनॉग्रेशन ऑफिस चल सकता है ना, या इनॉग्रेशन फंक्शन दिया नहीं तो मैम चलता ही नहीं ऑफिस. So this is not necessary. Then cost of introducing a new product or service, including cost of advertising and promotional activities. ये भी PPE के cost में include नहीं होगा. मतलब पहला दो I think related to marketing वाला ही है. Third, cost of conducting business in new location or with a new class of customer, including cost of staff training. So new location आपने एक branch डाल दी. ओके, सो वहां पर बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां के कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, तो वो भी डे टू डे एक्सपेंस में ही आएगा. एंड विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, पहले आपके कस्टमर सिर्फ दुकान पे आते थे, अभी ऑनलाइन भी आप गए वेबसाइट पे, फिर ऑनलाइन वेबसाइट के बाद आपने अमेजोन पे भी उसको ये कर दिया लिस्टिंग. ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, आपका क्लास ऑफ कस्टमर चेंज हुआ, जो सिर्फ क्या था पहले दुकान पे आया हुआ. ठीक है, सो वो वेबसाइट से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुआ, अमेजोन से ऑर्डर स्टार्ट हुआ, तो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा ना कि यहाँ के भी ऑर्डर्स चेक करने हैं, सिर्फ सामने जो आ रहे हैं वो नहीं. तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट जो लगेगी आपको वो भी ऐड नहीं करोगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट भी नहीं करना है. सो परचेज प्राइस जो तीन ही चीजें हैं, मतलब परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सो ये सबके केसेस में नहीं आता है. डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन कब आता है, देखो कि आपको मिनरल राइट्स मिले हैं, तो आप माइन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, आपको बहुत सारा प्लैटिनम गोल्ड वगैरह मिल गया, तो वो जो आपने एक्सट्रैक्शन कर किया हुआ है, तो वो माइंस आपको रिस्टोर करके देना है फिर से. ओके, डीकमीशनिंग, कमीशनिंग मतलब इंस्टॉल करना, डीकमीशनिंग मतलब अनइंस्टॉल करना. सो फॉर एग्जाम्पल आपको मोती कहाँ से आता है, फ्रॉम सी बेड्स. सो सी बेड से मोती पल निकालने के लिए आपने कुछ तो इंस्टॉलेशन किया है मशीनरीज का, आपके पल्स निकाल के हो गए. ओके, फिर क्या करोगे, वो मशीन वैसे ही रख दोगे, उसका डीकमीशनिंग करना पड़ेगा, अनइंस्टॉलमेंट, तो वो क्या हो गया, वो भी ऐड करना है. सो डीकमीशनिंग, उसके बाद रिस्टोरेशन, ये सभी बिजनेस में नहीं आएगा. आपको समझ में आ गया कि कौन से टाइप के बिजनेस में ये आने वाला है. परचेज प्राइस सब में ही आएगी ऑब्वियसली. तो परचेज प्राइस में आएगा, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस. इट रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एयर कंडीशन AC परचेज किया, बट वो आना चाहिए ना आपके ऑफिस तक, तो वो फ्रेट वगैरह जो लगेगा वही है. एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू देयर लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. मैनेजमेंट को जैसे चाहिए उस कंडीशन पे, उस लोकेशन पे आना चाहिए. मैनेजमेंट को चाहिए मेरे केबिन में ऐसी होना चाहिए, तो लोकेशन इज केबिन. केबिन में ऊपर इंस्टॉल करके चाहिए, तो दैट इज कंडीशन. ओके, केबिन में ला के रख दिया फ्लोर पे तो चलेगा क्या, फ्लोर पे एसी नहीं लगा सकते. तो कंडीशन क्या है कि
वॉल पे माउंट करना है, तो वो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ गया. नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजर. ओके, so any cost directly attributable to bringing the asset to their present location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the manager. हाँ, वो कैरिंग अमाउंट में नहीं आएगा. दैट कॉस्ट इनकर्ड विल बी डेबिटेड टू पी एंड एल. देन इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो होंगे सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड्स अप. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस भी कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं करना है. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होंगे कि आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है ना कंपेयर टू सेल, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हो आप, तो आपको ऑपरेशनल लॉसेस होने वाले हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस. तो वो करना है क्या ऐड? नहीं. देन कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज. रीलोकेट कर रहे हो मतलब आज ऑफिस इधर था, कल से मुंबई में, सो वो ऐड नहीं होगा. रीलोकेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी. या रीऑर्गेनाइजिंग मतलब रिनोवेशंस वगैरह कर रहे हो, तो ये सब एक्सक्लूड करना है ना 1 2 3. ओके, अभी एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. तो पहला तो हमने परचेस प्राइस देखी थी. सेकेंड इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने के लिए हमें जो लगती है. सो एग्जाम्पल्स देखो. कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स as defined in AS 15. So again AS 15 आपके लिए नया है, CA फाइनल में था ना ये. So cost of employee benefits arising directly from the construction or acquisition of the item of PP. So employee benefits की cost मतलब सैलरी वगैरह. So for example आपने AC लाया तो कभी कभी इंस्टॉलेशन चार्जेस का क्या होता है? वॉइस इशू है अभी भी. इंस्टॉलेशन चार्जेस आप ऐड करते हो, करेक्ट. ओके, बट आपने बोला कि मेरे ही एम्प्लॉय को इंस्टॉलेशन करने को आता है, तो आप सिर्फ एसी यहाँ तक छोड़ के जाओ, मेरा एम्प्लॉय कर लेगा इंस्टॉल. हाँ, बट वो एम्प्लॉय लेगा ना, आपका एम्प्लॉय इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेगा आपसे. तो वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको एम्प्लॉय को दी थी ना सैलरी के लिए, तो उसकी 10,000 सैलरी है मंथली एंड फॉर इंस्टॉलेशन उसने 4,000 लिए. दैट 4,000 यू विल इंक्लूड इन द एसेट, 6,000 विल बी ट्रीटेड एज सैलरी. इट विल बी डेबिटेड टू पी एंड एल. ओके, सो एक्विजिशन ऑफ पीपी के लिए जो भी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स लगे या इंस्टॉलेशन हमारे एम्प्लॉयज करेंगे, अनलोडिंग भी वही करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग भी वही करेंगे, पूरा वहाँ से आपके फैक्ट्री से हमारे ही एम्प्लॉय सब करेंगे. ओके, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स फॉर एक्विजिशन. एंड कंस्ट्रक्शन मतलब आप ही बिल्डर हो, तो बिल्डर का तो वैसे एस 7 कवर करता है. सो बिल्डर के केस में क्या होता है, मैं हमारे लिए ही बिल्डिंग बना रही हूँ ऑफिस के लिए, तो जो लेबर वगैरह लगेगा वो कॉस्ट ऐड होते जाएगी बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. बिल्डिंग का कहाँ पर आता है, S7 में आता है. सो फॉर एग्जांपल मशीनरीज का लो, हम मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, बट एक मशीनरी हमें ही खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए चाहिए, तो वो मशीनरी हमने बनाई, उसके लिए जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आ गई वो मशीनरी में ऐड करनी है. एंड बाकी हम मशीनरी जो दूसरों को सेल करने वाले हैं, दैट मशीनरी विल बी इन्वेंट्री. देन कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो. सो आपको मशीनरीज प्रिपेयर करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, तो जहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो वो साइट का प्रिपरेशन. इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली after deducting the net proceeds
from selling any items produced while bringing the asset to the location and condition, such as samples produced when testing equipment and professional fees. Okay, so cost of testing में students confused होते हैं ना, cost of testing whether the asset is functioning properly or not. So वो testing cost carrying amount में ऐड करना है या P&L को डेबिट करना है, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स में है. सो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कैरिंग अमाउंट में ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी है जिससे आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो कुछ वेफर्स के आइटम्स, स्नैक्स आइटम्स. सो पहले आप टेस्टिंग कर रहे हो, सो आपको लगता है कि ठीक है सेल करके देखते हैं इसको, टेस्टिंग आइटम्स को. है तो सेल करके जो नेट प्रोसीड्स आ गए वो माइनस करके जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आया वो कॉस्ट आपको ऐड करनी है पीपीई में. एंड प्रोफेशनल फीस, आपको कुछ प्रोफेशनल फीस पे करने पड़े तो वो भी ऐड करना है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट. Cost of introducing a new product or service, including cost of advertising and promotional activities. Cost of conducting a business in new location or with a new class of customers, including cost of staff training. ये हमने देखा था सब. And administrative and other general overhead costs. So some operations occur in connection with the construction or development of an item of PPE, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. So these incidental operations may occur before or during the construction or development activities. Okay, so ये जो cost लगने वाले आपको वो necessary नहीं है. Some operations occur in connection with construction आर नॉट नेसेसरी, तो नेसेसरी नहीं है तो वो P&L को डेबिट करना है. एग्जाम्पल देखो, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क until the construction starts, because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. The income मतलब कार पार्किंग का income and related expenses of incidental operations are recognized in the statement of profit and loss and included in their respective classifications of income and expense. So income earned during development of PP. So यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इट इज नॉट नेसेसरी ना कि हर साइट, बिल्डिंग साइट पहले कार पार्किंग को ही देनी पड़ती है फिर ही उसका बिल्डिंग बना सकते हैं वहाँ पर. ऐसे नेसेसरी है क्या? नहीं. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं हुआ तो चलो इसको कार पार्किंग कर देते हैं. ऐसे करके आपने अगर कुछ कमाया है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, वो P&L को ट्रांसफर करना. नाउ इनकम अर्न ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पीपी. पीपी भी डेवलप करते वक्त कुछ इनकम अर्न किया तो क्या करोगे उसका? इफ दैट इनकम इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम. एग्जाम्पल, सेल ऑफ डेब्रीज, स्क्रैप मटेरियल ऑन डीमोलिशन इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट, तो एडजस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी. If it is not directly attributable to the asset, example car parking का rental income, that is recognized in the statement of P&L. So illustration 2 solve करना है. Can these costs be capitalized into the cost of new building? So entity A has an existing freehold factory property which it intends to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facilities to another temporary site. The following incremental costs will be incurred. Setup cost of rupees 5 lakh to install machinery in the new location, rent of 15 lakh, removal cost of 3 lakh to transport the machinery from the old location to the temporary location. Can these costs be capitalized into the cost of
Okay. So constructing or acquiring a new asset may result in incremental cost that would have been avoided if the asset has not been constructed or acquired. These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. So the cost to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing operations of the company and do not meet the requirement of AS 10 and therefore cannot be capitalized. कौन सा भी नहीं आएगा, रीजन वो relocating का है. सो देखो यहाँ पर हम न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या करके? पुरानी डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बना रहे हैं. अभी उस बिल्डिंग की कॉस्ट जहाँ पर पहले ही कुछ सेटअप था तो वो सेटअप तुम्हें रीलोकेट करना पड़ रहा है. सो वो रीलोकेशन कॉस्ट क्यों नहीं ऐड करनी है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन पर्पस क्या है? टू कंपेयर. ओके. सो एंटिटी ए है, एंटिटी बी है. एंटिटी बी डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसका साइट ही कुछ साइट नहीं है, साइट पे कुछ है ही नहीं, प्लेन लैंड है. एंड एंटिटी ए है जो रीलोकेट पहले करना पड़ रहा है एंड देन एक नई बिल्डिंग हो रही है. तो दोनों की कॉस्ट सेम आने के लिए मतलब सेम रूल्स लगने चाहिए ना. तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉस्ट लगी दोनों को उतनी ही ऐड करोगे. बी को तो रीलोकेटिंग लगा ही नहीं क्योंकि वो प्लेन लैंड पे ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है. सो रीलोकेटिंग हमेशा नेसेसरी नहीं है. ये आपका पहले था पुराना और आपको डिमोलिश करना पड़ रहा है, ये सारे केसेस में थोड़ी होने वाला है. ओके. सो वो लोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग की कॉस्ट हमेशा क्या होगी? P&L. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, you are required to ascertain the amount at which the machinery should be capitalized. So Omega Limited contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department. In 3 months time, special foundations were required for the machinery which were to be prepared within this supply lead time. Supply lead time 3 months का है. The cost of the site preparation and laying foundations were rupees 1,40,000. These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose of rupees 45,000 per month. The machine was purchased at rupees 1,50,00,000 and 50,000 transport charges were incurred to bring the machine to factory site. An architect was appointed at a fee of rupees 30,000 to supervise machinery installation at the factory site. Okay. So क्या क्या you are required to ascertain the amounts of ना. हाँ, साइट प्रिपेयर पहले तो एसेट 1,58,00,000 का, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 1,40,000, फिर 45,000 टेक्नीशियन पर मंथ, वो 3 मंथ्स के लिए था. ओके. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 50,000. हाँ. देन आर्किटेक्ट्स फी 30,000. ये आया तो आउट ऑफ ही मिल जाएगी ना, बहुत ही टाइम पास है ना. इलस्ट्रेशन 4 में कैपिटलाइजेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. सो आपको बताना है वेदर दैट कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और नॉट. So what will be the treatment of such expenditures? Entity A, which operates a major chain of supermarkets, has acquired a new store location. The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovations will last for 3 months, during which the supermarket will be closed. Management has prepared the budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling costs, salaries of staff who will be preparing the store before its opening and related utilities costs. What will be the treatment of such expenditure?
Correct. So management should capitalize the cost of construction and remodeling the supermarket because they are necessary to bring the store to the location necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. The supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure, and thus the expenditure should be considered part of the asset. However, if the cost of salaries, utilities and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management and should be expensed out. So वो जो cost of salary and utilities and storage cost है वो अगर आपका सुपरमार्केट ओपन होने के बाद लगती है सैलरी ऑफ द स्टाफ तो वो एक्सपेंस आउट करना है. बट जो उन्होंने बताया था आपको स्टाफ की कॉस्ट वो किसके लिए बताई थी? Expenditure related to construction and remodeling costs and salaries of staff who will be preparing the store before its opening. Okay, so that's why before its opening है इसलिए add होगा. Correct. Illustration 5, operating cost incurred in the startup period. An amusement park has a soft opening to the public to a trial run. Its attractions. Tickets are sold at a 50% discount during this period and the operating capacity is 80%. The official opening day of the amusement park is 3 months later. Management claimed that the soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Comment नहीं. So trial runs का exclude करना है या include? दिया था ना examples में. Cost of testing डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में दिया था, बट वो नेसेसरी नहीं है ना कि हर पार्क अम्यूजमेंट पार्क का सॉफ्ट ओपनिंग ही पहले करना पड़ता है फिर ही मेजर ओपनिंग होता है. ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि वो ट्रायल मतलब हम कुछ इंजेक्शन वगैरह की टेस्टिंग नहीं ले रहे हैं ना. ओके, इसका डायरेक्टली ओपनिंग किया रहता तो भी चलता. So the net operating cost should not be capitalized but should be recognized in the statement of profit and loss even though it is running at less than full operating capacity. In this case 80% of operating capacity. There is sufficient evidence that amusement park is capable of operating in the manner intended by the management. Therefore these costs are specific to the startup and therefore should be expensed as incurred. So आपका स्टार्टअप है, आपको डर लग रहा है इसलिए आप सॉफ्ट ओपनिंग करके देख रहे हो कि ये प्रॉफिटेबल होगा क्या. देखते तो है कि सॉफ्ट ओपनिंग करके, नहीं तो ब्रांड ओपनिंग करेंगे एंड कोई आया भी नहीं. सो इन्होंने सॉफ्ट ओपनिंग करके चेक किया, हाँ लोग आ रहे हैं, देन गो फॉर ऑफिशियल ओपनिंग. सो दैट्स व्हाई ये कॉस्ट एसेट में इंक्लूड नहीं होगा. हाँ, एंड तीसरी कॉस्ट जो थी वो डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज, तो ये सारे केसेस में नहीं आने वाला है. सो ये इतना कंप्लीट करते हैं. सो इनिशियल एस्टिमेट करना पड़ता है आपको, मतलब वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है. एस्टिमेट मतलब आप सी बेड में जाके पल्स निकाल रहे हो तो वो जो आपने मशीनरी इंस्टॉल किया है वो अनइंस्टॉल करने के लिए क्या कॉस्ट लगेगी वो एस्टिमेट करनी पड़ेगी आपको एंड वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड होती है. सो इनिशियल एस्टिमेट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ही आपको एस्टिमेट करना है. इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, removing the item and restoring the site on which it is located is referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities. The obligation for which an enterprise incurs
either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for the purpose other than to produce inventories during that period. So exception सिर्फ देखो, an enterprise applies AS2 valuation of inventories to the cost of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during the period. Okay, so पल्स आप एक्सट्रैक्ट करके वही पल्स ही आपका इन्वेंट्री है, तो वो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी वो उसके एसेट में ऐड मत करो, वो इन्वेंट्री में ऐड कर दो. Note the obligations for costs accounted for in accordance with AS2 or AS10 are recognized and measured in accordance with AS29. So obligations for cost मतलब liabilities. ओके, आपने कॉस्ट इनकर की मतलब आपकी लायबिलिटी है, मतलब आप क्रेडिटर बन गए, तो वो क्रेडिटर का अकाउंटिंग कैसे करना है, वो रिकॉग्नाइज कब करना है क्रेडिटर, एंड उसको मेजर कैसे करना है वो लायबिलिटी, वो ऑब्लिगेशन, तो वो कौन से स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, AS29. क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो आपने इनकर ही नहीं की है, दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, तो हमारा तो कैश पेमेंट हो गया है मैम, सो ऑब्लिगेशन कहाँ पे है, ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉस्ट ही एस्टिमेटेड है, आप जो पेमेंट करोगे वो बाद में करोगे. ओके, बट वो बाद में नहीं ऐड करना है एसेट में, एसेट में इनिशियली ही आपको ऐड करना है. सो इसलिए हमेशा वो क्या रहेगा, क्रेडिट बेसिस पे ही रहेगा ना, क्योंकि वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है, तो वो क्रेडिट बेसिस पे है, मतलब ही देयर इज अ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन. तो वो लायबिलिटी कौन से स्टैंडर्ड के अंडर रिकॉर्ड करनी है, AS29 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स. ठीक है, ओके. सो आई थिंक आधा हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन का बाकी है ना, छोटा छोटा ये बाकी है, देन छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है, एंड वो दो मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के, कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल. ओके, कल हो जाएगा ये AS10. AS10 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, 13. तो 13 स्टार्ट करेंगे. ओके, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है तो आपको प्रैक्टिकल है, सो थोड़ा बड़ा भी है वो. उसके बाद 16 एंड 19 है क्या, 12 नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट. हाँ, टेन के बाद 13 है डायरेक्टली, देन 16 एंड 19, 26 एंड 28 भी है. तो कल AS10 खत्म करके AS13